गाइस हम करने वाले हैं क्लास 10 का भूगोल यानी कि जियोग्राफी और ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, ये मैं आपको बुक से पढ़ा रही हूँ इसीलिए ताकि अगर आपका एमसीक्यू आता है तो बुक्स के बीच से ही उठाया जाता है। जितने भी एमसीक्यू है एंड वीवीआई क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस आपको बुक से ही दिया जा रहा है। सो अगर आप बुक्स को पढ़ते हो, क्वेश्चन आंसर छोड़ के अगर आप बुक्स को पहले पढ़ाई करते हो तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है आसानी होगी। ठीक है, इसीलिए आपको जब भी क्वेश्चन आंसर करना है पहले आप बुक्स को पढ़ लें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई प्रॉब्लम सामना करना ना पड़े। ठीक है, इसीलिए इसी को लेते हुए आज हम क्या करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे बिल्कुल आसानी लैंग्वेज में और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले है यहाँ पर संसाधन और विकास। संसाधन क्या है और इनकी विकास क्या है, इन दोनों में हमें क्या करना है थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। संसाधन क्या है, देखिए प्रकृति से जितनी भी चीज़ें हमें मिलती है जो हमारी आवश्यकता मतलब हमारी आवश्यकता को जो पूरी कर सकती है वे सारी चीज़ें को ही क्या कहा जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं संसाधन। ठीक है, जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ पानी, पानी की बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, हमारी आवश्यकता को पूरा करती है। ठीक है, दूसरी बात और भी चीज़ें हैं, हवा ये भी हमारा संसाधन है। इसके अलावा जो प्रकृति छोड़ के जो हमारे फैक्ट्री वगैरह में बनती है, तेल, खाना पीना, सब्जी, बुक्स, पेन, मनी, यहाँ तक कि हर एक चीज़ जो आपकी आवश्यकता को पूरी कर सकती है वो आपके लिए या हमारे लिए हर किसी के लिए संसाधन कहा जाता है उसी को। ठीक है, यानी कि जो वो वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूरी करती है इसी को संसाधन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया संसाधन क्या है। अब इनको धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। आपने यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांवों और शहरों में हमें मतलब हमारे जीवन को आराम पहुंचाती हैं। ऐसे वस्तुओं की सूची तैयार करें जो इनके पदार्थ मतलब कि प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। यानी कि आपको बताया पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या आप उन सभी वस्तुओं का नाम बता सकते हो जहाँ जहाँ गाँव और शहर में हमें क्या करती है, आराम देने में हमें मदद करती है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको आते हैं इस मतलब अपने चैप्टर की ओर। यहाँ पर क्या बोला है तो यहाँ पर देखो पहला वर्ग हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है, पूरी करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। आर्थिक रूप से ये संभव या संस्कृत रूप से मान्य मतलब कि रूप से मान्य है, इसी को कहा जाता है संसाधन। कहने का मतलब प्रकृति में जितने भी हमारे पर्यावरण में जितने भी चीज़ें हैं जो हमारी आवश्यकता को पूरी करती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन। एंड गाइस आपको एक बात मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस यानी कि आपको पढ़ाया जा रहा है बुक से वो अलग से आपको क्वेश्चंस मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा, सारी चीज़ें बस यहाँ पर आपको कहानी समझना है। ओके, सो चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं यानी उपलब्ध वस्तुओं की यहाँ पर क्या बोला, रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति या प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित होती है। यानी कि जो हमें प्रकृति से मिलता है उसका रूपांतरण क्या मतलब रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, जैसे प्रकृति से मिला चीज़ हम प्रौद्योगिकी में ले जाते हैं और उसको मतलब उसमें मेहनत करने के बाद हम अपने हिसाब से अपने प्रयोग के आधार पर चीज़ों को बना सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे मैं बात करूँ आपको प्रकृति से मान के चले पेड़ आपने काट दिया या पेड़ जो है प्रकृति से डायरेक्ट मिलता है। क्या आपको सोने के लिए पलंग चाहिए होता है? ऑफकोर्स होता है, हर किसी को बैठने के लिए सोने के लिए पलंग चाहिए, कुर्सी चाहिए। तो क्या प्रकृति ने आपको कुर्सी या पलंग आपको ऐसे ही दे दिया है? नहीं ना, हमें पेड़ दिया है। पेड़ को हमने क्या किया, काट के मतलब अपने बुद्धि दिमाग बल के आधार पर हमने अपने आधार पर वस्तुओं को निर्मित किया जो पलंग और चेयर बोल सकते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसमें क्रियात्मक संबंध जो है निहित होता है। बस इतना ही आपको समझना है कि हमें जो चीज़ें हैं जो भी है संसाधन वो प्रकृति से तो मिलता है बट हम उसको और दिमाग लगा के या उसमें टाइम देकर प्रौद्योगिकी द्वारा हम अपने उपयोग के आधार पर चीज़ों को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। अगर इसमें मानव प्रौद्योगिकी नहीं होता तो हम इतना डेवलप आज तक नहीं हो पाते। ठीक है,
जैसे यहाँ पर बात करते हैं आगे, क्या आप भी अन्य बहुतों से लोगों की तरह सोचते हैं कि संसाधन मतलब प्रकृति का उपहार है? तो जैसे कहने का मतलब है, अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि क्या संसाधन प्रकृति का उपहार है, यानी क्या हमें संसाधन प्रकृति ही देते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए नहीं। आप बोलोगे क्यों नहीं, प्रकृति ने तो हमें सब चीज़ देती है। देखिए, देती तो है, लेकिन सारी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी नहीं हो पाता जब तक हम उसमें टाइमिंग नहीं देंगे, उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, तब तक वो हमारे लिए उपयोगी चीज़ें नहीं बन सकती है। क्यों यहाँ पर बोला ऐसा नहीं होता है, क्योंकि संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम होता है। जब तक मानव उस पर काम नहीं करेंगे तब तक वो हमें हमारे उपयोग नहीं बन पाएगा। जैसे मैं बात करती हूँ पत्थर, पत्थर ठीक है, प्रकृति ने दिया। हमें घर बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों की ज़रूरत होती है, पत्थर या ईंट। तो ऐसे तो नहीं ना कि प्रकृति ने हमें ईंट दिया, छोटे छोटे पत्थर दिया, घर बना के दिया, रहने के लिए जैसे फसल उसल प्रकृति ने उपजाया। इसमें जब तक हम अपने मेहनत नहीं करेंगे, उसमें काम नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे उपयोगी का नहीं, मतलब हमारे उपयोग का मतलब उपयोग ही नहीं कर सकते हैं अगर हम उसमें अपने मतलब काम नहीं करेंगे अपने लिए। ठीक है, तो वही चीज़ बोला है कि मानव जो है संसाधन मानवीय मतलब क्रियाओं का ही परिणाम होता है। जब तक मानव काम नहीं करेगा तब तक उसका परिणाम नहीं आएगा, नहीं प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी भी एग्जाम्पल दिया है, जैसे प्रकृति हमें पेड़ देते हैं, लेकिन पलंग हम खुद से बनाते हैं। जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हम पलंग नहीं बना सकते, ना चेयर बना सकते, ना टेबल बना सकते, ना यहाँ तक कि हम घर भी बना सकते। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, यानी कि इसमें सबसे बड़ा संसाधन तो मानव ही है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़े संसाधन जो है मानव ही है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। यानी कि प्रकृति में चीज़ें तो मिलती है, लेकिन संसाधन के रूप में वो अपने काम के जरिए उस चीज़ों को संसाधन के रूप में ला सकते हैं। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जैसे बात करते हैं हमें बिजली जो मिली है, बिजली ठीक है यानी करंट, तो जल से बनती है एंड कोयले से बनती है। तो क्या ऐसे ही जल और कोयले से बनेगा? नहीं ना, उसमें मानव की क्रियाओं द्वारा उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन हुआ और सारी चीज़ें उसमें लग जाती है। तो भगवान तो इसे हमें नहीं दी है, प्रकृति तो इसे नहीं दी है, ये हमारे सोच हमारे दिमाग के आधार पर इन चीज़ों को हमने क्या किया है, उसमें दिमाग लगाए, टाइमिंग दिए, तब जाके वो हमारे संसाधन का रूप ले लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं वे पर्यावरण पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। तो इन संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाता है। आप देखिए संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया गया है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि सीधा हमें प्राकृतिक तौर पर मिलती है, वो है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब देखिए जैव संसाधन किसको बोलते हैं? जिसमें जीव जंतु मतलब सारी चीज़ें शामिल है, जल, जीव जंतु, पेड़ पौधे, उसको बोलते हैं जैव संसाधन। अजैव संसाधन किसको बोलते हैं? जिसमें जान ही नहीं है, बेजान वाला चीज़ों को अजैव संसाधन कहते हैं। और ये तो था उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के। उसी तरह समाप्य के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि समापन के आधार पर एक होगा नवीकरणीय योग्य संसाधन और एक होगा अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन जिसको हम खत्म करने के बाद तुरंत ही उसको क्या कर सकते हैं, बहुत कम समय में फिर से उन चीज़ों को निर्माण कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताऊँ आपको, सूर्य की प्रकाश तुरंत मिल जाएंगे, उसके बाद हवा, ये सारी चीज़ें, जल, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं? जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब एक बार समाप्त होने पर लाखों मतलब लाखों करोड़ों साल लग जाता है उसको पुनः चक्रित यानी कि फिर से बनने में, इसीलिए इसको बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगी, क्वेश्चन में समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़े थोड़े मोटे मोटे तौर पर समझा रही हूँ आपको, ताकि बाद में एक अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर, यानी स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर ये जो है वो चार प्रकार के होते हैं। एक तो होगा व्यक्तिगत, दूसरा समुदाय, तीसरा है राष्ट्रीय
और एक है अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत मतलब अपना, समुदाय मतलब पूरे समूह का, राष्ट्र मतलब पूरा राष्ट्र का, एक देश का, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरा विश्व का। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। उसके बाद आता है विकास के स्तर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, ये भी 4 प्रकार के मतलब 4 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर है संभावी, और उसका विकसित भंडार, और एक है संचित कोष। तो विकास के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। अब हम समझेंगे सारणी के द्वारा, ठीक है, जो आपको बेटर समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ संसाधन। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होगा प्रकृति संसाधन और एक होगा मानवीय संसाधन। प्रकृति संसाधन जो प्रकृति से मिलता है उस चीज़ों को हम प्रकृति संसाधन के अंदर रखेंगे, और जो हमें मानव द्वारा निर्मित चीज़ों को मिलती है तो वो मानव निर्मित के अंदर रखेंगे। सो देखो यहाँ पर प्रकृति संसाधन में एक होगा नवीकरणीय योग्य और एक होगा अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय योग्य मतलब जो फिर से हमें दोबारा मिल सकती हैं कम समय में, और अनवीकरण मतलब मिलेगा बट बहुत मतलब बहुत सारे पीढ़ी गुजर जाएंगे उसके बाद, यानी कि लाखों करोड़ों साल लग जाएगा उसको बनने में। उसके बाद यहाँ पर आता है मानवीय। मानवीय में एक रहेगा रचनाएं एवं संस्थाएं के आधार पर, और एक रहेगा मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर। ठीक है। उसके बाद आते हैं नवीकरण। फिर कितने भागों में बटा है नवीकरण योग? एक तो होगा सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन, जल, ये तो हमें डेली के डेली मिलते हैं। और एक होगा जैव। जैव में फिर 2 प्रकार के होते हैं। जैव यानी कि नवीकरणीय में एक होगा सतत, यानी कि जैसे पवन जल, सतत प्रवाह वाला एक होगा जैव। जैव में एक होता है वनस्पति यानी जंगल, और एक होता है वन्य जीव यानी जीव जंतु के बारे में। ये तो था नवीकरणीय योग। दूसरा अनवीकरणीय योग्य में क्या क्या होता है? एक होता है पुनः चक्रित, यानी फिर से इसको चक्रित किया जा सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल में धातु दिया है। उसी तरह अचक्रिय, जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें बनने में काफ़ी टाइमिंग लग जाता है, तो इसीलिए इसको अनवीकरणीय यानी अचक्रिय कहा जाता है। अब तो था ये संसाधनों का वर्गीकरण। अब देखते हैं एक एक चीज़ों को समझते हुए, यानी कि इनका क्या डिफाइनेशन मतलब क्या डिफाइन कर सकते हैं इन सभी। ये जो चीज़ें हैं संसाधन के प्रकार, ये है वीवीआई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पर देखें या ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस के तौर पर देखें। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। देखिए यहाँ पर बोला उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर हमने 2 प्रकार के देखे थे। एक तो हो जाएगा जैव और एक हमने देखे थे अजैव संसाधन। अब इन दोनों का डिफिनेशन देखते हैं विथ एग्जाम्पल्स। ओके, यानी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। सो सबसे पहले देखो, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के थे, एक है जैव और एक है अजैव। अब पहले हम देखते हैं जैव संसाधन क्या है। जैव संसाधन को समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या बोला है? इन संसाधनों की प्राप्ति कहाँ से मिलती है? जीवमंडल। जीवमंडल में हर जीवन जो पाया जाने वाला जगह को जीवमंडल कहते हैं। ठीक है। तो इन संसाधनों की प्राप्ति यानी ये जो संसाधन है कहाँ से मिलती है? जीवमंडल से होती है। इनमें से क्या होता है? इनमें जीवन व्याप्त रहता है, इनमें जीवन मिलता है, जीवन व्याप्त रहता है। जैसे कि मनुष्य, इसमें कौन कौन होता है? मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सारे के सारे चीज़ें जैव संसाधन के अंदर आता है उत्पत्ति के आधार पर। मनुष्य, वनस्पति जात यानी कि जितने भी जीव जंतु जंगल है, ठीक है, प्राणी जात जितने भी जीवन है, जीव जंतु हैं, मत्स्य जीवन या मछलियों का जीवन या पशुओं का जीवन, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? जैव संसाधन, जिसमें जीवन व्याप्त करता है, जीवन यापन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं जैव संसाधन। उसके बाद आता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या है? तो यहाँ पर क्या बोला है? अजैव संसाधन को समझिए, यानी वे सारे संसाधन जहाँ निर्जीव वस्तुओं का समूह होता है, यानी कि बिना जान वाला चीज़ों का, वस्तु से मतलब बिना, जैसे आप बोला निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे में चट्टान और धातुएं, ये सब में जान नहीं होता, इसीलिए ये अजैव संसाधन होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जैव संसाधन अजैव संसाधन जो इस उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ये आपका आंसर होना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं समाप्य के आधार पर, समाप्यता के आधार पर। तो हमने देखा था नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। अब समझते हैं नवीकरणीय योग्य क्या है। मोटे मोटे हमने समझे थे, आप पूरे डिटेल में समझेंगे। तो अनवीकरणीय मतलब नवीकरणीय योग्य क्या है? तो यहाँ पर बोला वे संसाधन जिन्हें भौतिक
जिन्हें भौतिक, रासायनिक व यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पादन किया जा सकता है। कहने का मतलब वे सभी संसाधन जिसको यानी कि भौतिक के आधार पर देखा जाए या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा उसको फिर से या पुनः उसको मतलब बनाया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश फिर से मिलती है। दूसरा है पवन ऊर्जा, ये भी मिल जाती है। जल, वन, वन्य जीवन, ये सारे के सारे नवीकरणीय योग्य है, क्योंकि ये सारे बनने में कम टाइम लगाता है, ठीक है। और यहाँ जैसे यहाँ पर बोला, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में भी विभाजित किया गया है। तो कहने का मतलब है नवीकरणीय योग्य जो हमें पुनः मतलब पुनः चक्रित किया जा सकता है, यानी कि जिनको बनने में कम टाइमिंग लगता है, तो वो सारी चीज़ें जो है नवीकरणीय योग्य कहा जाता है। जो ये सब एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो ये तो था समाप्त के आधार पर नवीकरणीय। अब आते हैं अनवीकरणीय क्या है। तो अनवीकरणीय योग्य क्या है, तो यहाँ पर बोला इन संसाधनों का विकास एक लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय और कुछ संसाधन जो है जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वह एक बार के प्रयोग के साथ ही वो खत्म हो जाता है। कहने का मतलब है इन संसाधनों का विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, यानी कि काफ़ी टाइमिंग लग जाता है। वही चीज़ बोला है पुनः, मतलब इनको बनने में, ठीक है। और खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधन के उदाहरण है। एक तो है खनिज और जीवाश्म ईंधन, इनमें से कुछ को यानी कि यहाँ पर जैसे बोला इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। आई बात समझ में, यही मैं तभी से चर्चा कर रही थी, ठीक है। आगे इनमें से कुछ संसाधन जैसे इनमें से कुछ संसाधन जो है जो पुनः चक्रित फिर से उसको काफ़ी कम टाइमिंग में बनाया जा सकता है, जैसे पुनः चक्रित। और कुछ को जैसे जीवाश्म ईंधन, इनको बनने में एक बार प्रयोग होने से वो साथ ही साथ खत्म हो जाता है, फिर से उनका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये सारे के सारे चीज़ें अनवीकरणीय संसाधन है। तो हमने जाना कि मतलब उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक जैव और एक अजैव। जैव में क्या होता है, जहाँ पे जीवन यापन करता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, ये सब आते हैं। मत्स्य जीवन, ठीक है, पशु जीवन, ये सब। और अजैव में हमने क्या देखा कि निर्जीव वस्तुओं से बने कोई संसाधन, यानी कि अजैव संसाधन कहा जाता है, जिसमें चट्टान, खनिज वगैरह आते हैं। उसके बाद हमने जाना समाप्यता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय जैसे पुनः चक्रित किया जा सकता है, यानी कि जिसको बनने में कम समय लगता है, ठीक है। उसको हम लोग जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे जल, वायु, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सारे। अनवीकरणीय क्या है, इन संसाधनों का बनने में लाखों साल लग जाता है, और कुछ का तो पुनः चक्रित किया जाता है, लेकिन कुछ का एक बार प्रयोग करने पर वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब हम समझते हैं यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है ये चार प्रकार के होते हैं। एक तो व्यक्तिगत संसाधन, और एक व्यक्तिगत, एक सामूहिक, एक राष्ट्र और एक अंतर्राष्ट्रीय, इतने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम समझेंगे व्यक्तिगत संसाधन क्या है। सो यहाँ पर संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है, यानी वे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है, यानी खुद के चीज़ों में होता है, ठीक है। जैसे बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, बिना बांटा वाला भूमि होता है, जिसके बदले में वे सरकार को लगन चुकाते हैं। यानी कि बहुत सारे किसानों के पास सरकार द्वारा दिए गए भूमि होता है, जिनके बदले में किसानों को लगत चुकाना पड़ता है। जैसे गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं, बहुत सारे भूमि भी होते हैं, और बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं। बहुत सारे गांव के अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग भूमि मतलब बहुत ज़्यादा होता है जिनके पास ज़मीन, और जिनके पास ज़मीन ना के बराबर भी होता है। तो शहरों में लोग भूखंडों, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं शहरों में, जैसे बाग, चारागाह, तालाब और कुआं का जल आदि संसाधनों की निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण है। ये खुद का होता है, यानी कि जैसे तालाब हो गया, कुआं हो गया, ये किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, यानी निजी होगा, तो इसी को कहा जाता है व्यक्तिगत संसाधन। तो यहाँ पर वही बोला है, स्वामित्व के कुछ उदाहरण होंगे। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए, तो यहाँ पर तैयार करने से बोला है। सो आगे देखते हैं क्या बोला है, ठीक है। उसके बाद आगे ये तो हमने जाना स्वामित्व के आधार पर। उसके बाद हम देखेंगे जैसे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, यानी कि सभी के
यानी कि किसी एक का यहाँ पर नहीं होगा, इसमें बहुत सारे लोगों का, पूरे समुदाय के लोगों का हक होगा। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, ये वे संसाधन है जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, यानी सब समुदाय के जितने भी सदस्य हैं हर किसी के लिए समान रूप से होता है। जैसे गांव की सम्मिलित भूमि, गांव की सम्मिलित भूमि जैसे मैदान हो गया, ठीक है, शमशान घाट हो गया, तालाब हो गया, चारण भूमि हो गया, ये सारे के सारे एक समुदाय का ही हक होता है, हर किसी का हक होता है इसमें। और जैसे नागरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, पार्क भी सभी का होता है, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, इसमें किसी एक का हक नहीं होता है। तो इसी को कहा जाता है स्वामित्व वाले संसाधन, यानी सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, जिसमें हर किसी का हक होता है पूरे समुदाय का, ठीक है। तो ये तो था। आगे देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन क्या है। तो यहाँ पर देखिए, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे राष्ट्रीय मतलब सारे संसाधन राष्ट्रीय है, यानी कि तकनीकी तौर पर अगर एक देश में मिलता है तो वो सारे के सारे संसाधन राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय संसाधन के अंदर आता है। जैसे देश की सरकारों को कानूनी अधिकार है कि व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि सड़कें, ये तो राष्ट्रीय यानी हर किसी का हक है। सड़कें, नहर और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। वैसे व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में तो बनी हुई है, यानी कि जैसे ये रोड जा रही है, आ रही है, गाड़ी जाती है, आ रही है, किसी ना किसी स्वामित्व का जमीन था, लेकिन वो सरकार ने ले लिया उसको रोड बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर होते हैं शहरी विकास जैसे मतलब कि प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण कर अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ जैसे जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सेवाओं के अंदर सारी भूमि और 12 मतलब कि जैसे यहाँ पर बोला है 12 समुद्री मील महासागरीय क्षेत्र भूभाग इसमें पाए जाने वाले एक राष्ट्र का संपदा होता है। इसमें किसी एक का या समुदाय का नहीं होता, पूरा राष्ट्र, पूरा देश का मतलब इसमें अधिकार होता है। तो इसको कहा जाता है राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो यहाँ कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को नियंत्रित करते हैं, जैसे तटरेखा, समुद्री मील की दूरी, यानी समुद्री मील की दूरी ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय का सीमा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला तट रेखा में 200 और समुद्री मील की दूरी यानी कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। इसमें किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। इन संसाधनों को ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन चीज़ों को जाना। अब थोड़ा सा ये यहाँ पर हमें दिख रहा है ऑरेंज बॉक्सेस में लिखा हुआ, यहाँ पे बोला है कि क्या आप जानते हैं कि भारत के पास मतलब अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर यानी कि हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें और कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है इनको पहचान करना है। तो यहाँ तक हमने जाना कि संसाधन के प्रकार में से एक तो हमने जाना उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, और एक हमने जाना समाप्यता के आधार पर, और एक हम 3rd नंबर पे जाने हमने मतलब कि किसके आधार पर, स्वामित्वता के आधार पर हमने जाना, ठीक है। तो गाइज ये था आपका फर्स्ट पार्ट। आपको कैसे लगा? अगर वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर बनता है। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार हो जाना, बहुत जल्दी आपके सामने आएगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, तब जाके आपको ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर के मिलेंगे, ठीक है।